स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स और कौन कौन से ऐसे रसायन हैं जो कि मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं और उनका दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो इसी कड़ी के अंदर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था कीट वृद्धि नियामक, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इससे पहले हम लोग कीटनाशक पढ़ चुके हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड पढ़ चुके हैं, और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने पढ़ लिया, और उनका जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कीट वृद्धि नियामक। देखिए, ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लाभदायक कीड़ों को बहुत कम मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसान मित्र के रूप में होते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी नुकसान करने वाले जो कीट हैं वो कीट तो जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे, लेकिन जो लाभदायक कीट हैं उनका नुकसान नहीं होगा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत कम मात्रा में ये नुकसान पहुंचाते हैं और जैविक नियंत्रण के साथ बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, बुप्रोफेजिन, क्लोरफ्लुआरिजिन और टेफ्लूबेंजॉन, पायरीप्रॉक्सीफेन और फिनॉक्सीकार्ब, और इसके अलावा हो गया नोवेल्यूरॉन। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको ये एग्जाम्पल इसके याद होने चाहिए। कीट वृद्धि नियामक के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वनस्पति आधारित कीटनाशक, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक जो था चल रहा था कीटनाशक, और कीटनाशकों के अंदर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगला जो प्रकार है कीटनाशकों का वो है वनस्पति आधारित कीटनाशक। जैसा कि ये नाम से पता लग रहा है कि कीटनाशक तो हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पति से प्राप्त कुछ ऐसे ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि कीटनाशकों का काम करेंगी। तो वनस्पति आधारित कीटनाशकों में जो है वो आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि नीम जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। वनस्पति आधारित कीटनाशकों में विभिन्न सांद्रता वाले नीम के उत्पाद जो हैं वो शामिल हैं। इनका मुख्य प्रयोग मुख्यतः सफ़ेद मक्खी, ग्रास होपर जो हैं वो हरे रंग के टिड्डे जो होते हैं उनको कहा जाता है, शूट फ्लाई व लय कीटों के लिए किया जाता है। नीम की निबोली के 5% पानी में 5% पानी में निकाले गए सत का छिड़काव, ठीक है, चने की हरी लट व अन्य अनेकों पत्तियां कुतरने वाले व सफ़ेद मक्खी आदि कीटों के लिए कारगर होता है। महुआ, करंज, तिल, सरसों आदि वनस्पति तेलों का प्रयोग कोमल तने के कीटों की रोकथाम व संग्रहित खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए होता है। संग्रहित खाद्यान्न का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घरों के अंदर जो गेहूं है, गेहूं को हम घर में रखते हैं संग्रहित करके, ताकि वो 1 साल तक जो है हमारे खाने के लिए उपलब्ध होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि नीम की पत्तियां जो हैं वो मिला दी जाती हैं ताकि उसके अंदर, गेहूं के अंदर जो कीड़े हैं वो ना लगें। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक कीटनाशक होता है। वनस्पति आधारित अन्य कीटनाशकों में क्राइसैंथेमम से प्राप्त सिनर्जिस्ट मिला, पायर्थ्रम, रोटिनॉन, सेबाडेला, तंबाकू की पत्तियां जिनके के अंदर क्या होता है, निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये निकोटिन जो है ये भी एक तरह से वनस्पति कीटनाशक की तरह कार्य करता है। लहसुन आदि से प्राप्त तत्व कीटनाशी जो हैं तो वो कीटों की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। नीम से बना हुआ एजाडायरेक्टिन वनस्पति कीटनाशक जो है वो काफ़ी प्रचलित एवं लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये जो है स्टडी रीड करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ के भी याद कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पीड़कनाशियों का मृदा में व्यवहार। तो पीड़कनाशियों का हम पहले पढ़ चुके हैं, पीड़कनाशी किनको कहा जाता है। पीड़कनाशी वास्तव में जो है
वो पेस्टिसाइड को कहा जाता है। पेस्ट मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसी खरपतवार या ऐसे कीड़े या ऐसे जंतु जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स का संगठन जो है अलग अलग होने के कारण उनका मृदा में व्यवहार भी अलग अलग होता है। जैसे पहला, वाष्पीकृत। कुछ पेस्टिसाइड इस प्रकार के होते हैं कि जो जैसे ही उनको हमने मृदा में डाला या फसल के ऊपर छिड़का तो वो क्या होते हैं कि वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब वाष्पीकृत हो जाने पर क्या होता है कि वो फसलों के साथ साथ जो आसपास का वातावरण है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इनका गुण होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो फसलों के अंदर स्प्रे छिड़कते हैं तो जो स्प्रे छिड़की जाती है वो स्प्रे किस प्रकार से आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर उसकी जो विषैली स्मेल है वो स्मेल आने लगती है। तो मतलब इसका यही हुआ कि वो द्रव अवस्था जो है उसकी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, वाष्पीकृत होने लगती है। और वाष्पीकृत होने के कारण ही उसमें क्या होता जाता है, धीरे धीरे उसका वाष्पन होता जाता है और वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है। दूसरा है अधिशोषण। कुछ पेस्टिसाइड में क्या होता है, कुछ क्रियाशील समूह जैसे हाइड्रोक्सिल, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, NH2 का मतलब होता है एमिनो समूह, NHR का मतलब होता है एल्किल एमीन, CONH2 जो है इसको एमाइड कहा जाता है, COOR जो है वो एस्टर है और NR3 जो है इसको हम ट्राई एल्किल एमीन का कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो समूह हैं ये मृदा के अंदर अधिशोषित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो वर्ड आया अधिशोषित, इसका मतलब होता है अधिशोषित सतह के ऊपर अधिशोषित होना। एक शब्द होता है अवशोषित। अवशोषित का मतलब होता है कि पूरी संरचना के अंदर समान रूप से वितरित हो जाना। ठीक है, अधिशोषित के प्रक्रम में क्या होगा, कोई भी पदार्थ सिर्फ मृदा के ऊपर ही कणों के ऊपर संचित होता है, यानी कि सिर्फ सतह के ऊपर जो है वो संचित होगा। फिर इसके बाद में आता है मृदा में ह्यूमस एवं क्ले की उपस्थिति के कारण क्रियाशील समूह जो हैं अधिशोषण की क्रिया को पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अधिशोषण की क्रिया जो है वो क्ले और ह्यूमस के कणों के ऊपर पूरी होती है। क्ले पर अधिशोषित होने से पेस्टिसाइड की जीवनाशक क्रिया में बाधा पहुंचती है, परंतु क्ले से अलग होते ही ये पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि मृदा के जो कण होते हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड जो हैं वो अधिशोषित हो जाती हैं। अधिशोषित होने वाले जो समूह हैं इनका मैंने आपको नाम बताया कि ये हाइड्रोक्सिल एमीन, NHR, CONH2 यानी कि एमाइड, COOR यानी कि एस्टर और NR3 यानी कि ट्राई एल्किल एमीन होते हैं। तो ये सारे के सारे जो समूह हैं ये क्या अधिशोषित होते हैं और मृदा के कणों या फिर ह्यूमस के कणों पर ये अधिशोषण इनका हो जाता है। ठीक है, तो पहला गुण तो क्या हुआ, वाष्पन, और दूसरा गुण इनका क्या हुआ, अधिशोषण। वाष्पन का मतलब ये हुआ कि जो अधिशोषित हो जाएगा वो वाष्पित नहीं होगा। वाष्पित केवल वे कण होंगे या किसी भी कीटनाशक के वे कण ही वाष्पित होंगे जो अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद में आता है तीसरा, निक्षालन। निक्षालन में क्या होता है कि पानी के साथ पेस्टिसाइड मृदा में नीचे की ओर रिस कर प्रवेश करते हैं और यह रिसाव क्रिया मृदा में पेस्टिसाइड कम रिसते हैं। हल्की प्रकार की मृदा में रिसाव अधिक होता है। लीचिंग जो है या निक्षालन जो है ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि एक रसायन दूसरे रसायन के साथ क्रिया करके और क्या होता है कि उसको सांद्रित करता जाता है। ठीक है, सांद्रित का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें तो हैं वो साइड में होती जाती हैं, हटती जाती हैं और उसके जो मुख्य कण हैं वो बचते जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है। अब इस यहाँ पर इसका क्या लॉजिक है, तो देखिए जब हमने पेस्टिसाइड किसी भी मृदा के अंदर छिड़का तो आप देखेंगे कि उस पेस्टिसाइड के छिड़कने से जब वो पेस्टिसाइड पानी के साथ घुलता है तो पानी के कणों के साथ वो क्या होगा, मृदा के अंदर निचले संस्तरों के अंदर फैलता जाएगा, यानी कि उसमें बैठता जाएगा। अब जब वो निचले संस्तरों में बैठता जाएगा
तो मृदा के ऊपरी हिस्से में तो उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, मृदा में गहराई की ओर जा रहा है। तो ये प्रक्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका निक्षालन हो रहा है, वो अपने साथ अन्य चीज़ों को तो वापस जो है वो छोड़ता जा रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं मतलब मृदा के निचले संस्तर में जाकर सांद्रित अवस्था में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये निक्षालन होता है। फिर बाद में आता है रासायनिक क्रिया। मृदा के संपर्क में आने के बाद में पेस्टिसाइड में रासायनिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। डीडीटी को हमने पढ़ा था, है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने आपको बताई थी कि डीडीटी क्या होती है। डीडीटी और ट्राई एजेंट्स सूर्य की रोशनी में से परिवर्तित होते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि जैसे ही इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो डीडीटी है उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। डीडीटी के जो ऐसे रासायनिक बंध जो दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं वो टूटने लगते हैं सूर्य के प्रकाश से। अम्लीय अवस्था में पेस्टिसाइड पहले सिलिकेट क्ले पर अधिशोषित होते हैं, उसके पश्चात जल योजित होकर परिवर्तित होते हैं, और इस प्रकार का जो परिवर्तन एट्राजिन और मेलाथियन में भी पाया जाता है। तो यहाँ से अपने को ये समझना है कि रासायनिक क्रियाएं जो हैं पेस्टिसाइड के अंदर होती हैं। जैसे किसी जीव के ऊपर अगर कोई पेस्टिसाइड छिड़का जाए तो वो जीव जो है उसके अंदर क्या होता है कि पेस्टिसाइड प्रवेश करके उसके शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, और वो जैव रासायनिक क्रियाएं रुकने के कारण उस जीव की मृत्यु होती है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या करने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड पी लेते हैं। तो उससे होता क्या है, पेस्टिसाइड पीने से क्या होता है, शरीर में हमारे जो शरीर की रासायनिक क्रियाएं जो लगातार हो रही हैं वो क्रियाएं रुक जाती हैं। अब उनके रुकने के कारण क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रासायनिक क्रियाएं जो है, क्योंकि ये खुद रसायन है, तो ये दूसरी रासायनिक क्रिया को या तो क्या कर देंगे, उत्तेजित कर देंगे, और या फिर उस क्रिया को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर रासायनिक क्रिया में आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है सूक्ष्म जीव मेटाबॉलिज्म। मृदा में पेस्टिसाइड का जैव रासायनिक विधि से परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन पेस्टिसाइड में OH, COO, NH2, NO2 समूहों की उपस्थिति के कारण होता है। DDTM एल्ड्रिन में परिवर्तन इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, लेकिन सूक्ष्म जीवों के कारण ये परिवर्तन जो है वो तीव्रता से होता है। मतलब ये हुआ कि जो पेस्टिसाइड हैं उनके अंदर वो जब मृदा के अंदर या किसी फसल के ऊपर या किसी पादप के ऊपर छिड़के जाते हैं तो मुख्यतः वो जैव रासायनिक क्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का मतलब उनको प्रभावित करते हैं, उनकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं या तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो फिर उससे होता क्या है कि जो उस मृदा में रहने वाले बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और उस एक्टिव होने के कारण ही क्या होता है कि इन पेस्टिसाइड की वजह से मृदा के अंदर उपस्थित फसलें जो हैं वो एकदम से वृद्धि करती हैं, या जो भी प्रभाव होता है जैसे कि कीटों को मारने का प्रभाव, तो वो प्रभाव जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, वो मृदा के ऊपर तीव्रता से होते हैं अगर उसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है। ठीक है, फिर उसके बाद में छठा पॉइंट जो है इसमें स्थायित्व। संगठन एवं प्रकृति के अनुसार पेस्टिसाइड के परिवर्तन में मृदा में समय लगता है। ठीक है, खरपतवार नाशक जैसे हमने 2,4-D EAA की बात करी थी, इंडोल एसिटिक एसिड, मृदा में 2 से 4 सप्ताह तक बनी रहती हैं, जबकि DDT जो है वो 3 से 15 वर्ष या और अधिक समय तक। तो DDT जो है ये तो बहुत सालों तक जो है मृदा के अंदर पड़ी रहती, क्योंकि इसका विघटन जो है वो नहीं होता है। फसलों को उगाने से रिसाव द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पेस्टिसाइड का स्तर धीरे धीरे मृदा में कम होता रहता है। अधिक समय तक विषैले पेस्टिसाइड के प्रभाव जो हैं वो जीवधारियों के लिए घातक होते हैं। तो इसका कारण ही ये है भाई, जीवधारियों के लिए घातक होने का कारण ये है कि वो पदार्थ जो हैं धीरे धीरे मृदा के अंदर जो है उपस्थित होने के कारण वो पहले पादपों में प्रवेश करते हैं, फिर वो पादपों से मनुष्य के जो है शारीरिक जो संरचना है उसमें प्रवेश करते हैं, और उस शारीरिक संरचना में प्रवेश करने के पश्चात फिर क्या होता है कि वो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। एक जापान के अंदर एक बीमारी फैली थी और उस बीमारी का नाम था मिनीमाटा। अब उसमें क्या होता था कि वहाँ जो लोग मछलियाँ खाते थे उनको ये बीमारी होती थी। तो बाद में इसकी रिसर्च जब की गई तो क्या हुआ था कि एक तेल का टैंकर था जिसके अंदर कुछ मात्रा में पारा भी उपस्थित था। तो वो टैंकर जो था वो जब उस समुद्र में पलट गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मछलियों ने उस पारे को निगल लिया। अब वो पारा जो था मछलियों के शरीर में पहुंचा और उस शरीर के बाद वो पारा अब उस मछलियों को खाने वाले जो लोग थे उनके शरीरों में पहुंचा। और फिर पारे का जो है बहुत अधिक विषैला प्रभाव होता है। इस वजह से क्या हुआ कि वो प्रभाव मनुष्यों में फिर बीमारियों के रूप में उत्पन्न हुआ। तो क्योंकि ये जो रोग था वो मिनीमाटा वहाँ का एक शहर है, वहाँ क्षेत्र है, वहाँ हुआ था, इसलिए इसको मिनीमाटा रोग कहा गया। लेकिन इसके पीछे आप देख सकते हैं कि कारण जो था वो एक रसायन था और वो किस प्रकार से कहाँ पहुँचा ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो वो पादपों के ऊपर छिड़के ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर वो लंबे समय तक बने रहते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका मनुष्य के या अन्य जीवों के शरीर में पहुंचना जो है वो निश्चित हो जाता है और इसी वजह से उसके जो दुष्परिणाम हैं वो बीमारियों के रूप में आगे हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ लिया और उसके गुणों के बारे में या उसके मृदा के ऊपर प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।